नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक की प्लेटफॉर्म पर। 6 मई की लेट नाइट और 7 मई की अर्ली मॉर्निंग को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिए। इंटरनल सिक्योरिटी ने आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक नोटिस जारी किया, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा कि आप अपने यहां पर पॉइंट आउट कीजिए, चिन्हित कीजिए कि कौन कौन बांग्लादेशी, कौन कौन पाकिस्तानी और कौन कौन रोहिंग्या भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। राज्यों ने काम करना शुरू कर दिया। अब राज्यों की इसी कार्यवाही के तहत भारत के कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका, जिसको इंग्लिश में रिट्स कहते हैं, दाखिल करी। मैं इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसको आपने काफी पसंद किया। मेरा आपसे सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो भारत के कौन कौन से वकील हैं जिन्होंने ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी। इस जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा है कि देखिए, भारत सरकार ने 6 मई को कुछ रोहिंग्याओं को अरेस्ट करा इलीगल तरीके से, फिर उनको हिंडन एयरबेस लेके जाया गया और हिंडन एयरबेस से प्लेन में बैठाकर उनको पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार में पहुंचाया गया। उसके बाद भारतीय नेवी के शिप में बैठाकर उनको म्यांमार के तट पर समुद्र में फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया। इन 43 रोहिंग्याओं में से कुछ की माएं यहां पर रह गई और बच्चे अब म्यांमार में हैं, यानी कि मां और बच्चों को अलग अलग कर दिया गया है। ये अमानवीय और अस्वीकार्य है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के इन वकीलों ने इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त करी है कि उन रोहिंग्याओं को वापस लाया जाए, उनको खोया हुआ सम्मान वापस दिया जाए, उनको 50-50 लाख रुपए दिए जाए। इसके अलावा उनको भारत में रहने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाए। यानी कि ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने कहा, यानी भारतीयों ने कहा है। अब इसी के फेवर में आते हुए दोस्तों, दुनिया का जो माई बाप है, जो कभी भी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार उस पर नहीं बोलता है, बलूचिस्तान में जो नरसंहार हो रहा है उस पर कभी नहीं बोलता है, लेकिन इस मामले में तुरंत बोला है, जिसकी अभी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। भारत पर यूनाइटेड नेशन ने एक इंक्वायरी बैठा दी है जिसमें बाकायदा ये कहा गया है कि पता कीजिए कि वास्तव में अमानवीय और अस्वीकार कार्य किया गया है कि भारत के द्वारा नहीं किया गया है। ये यूनाइटेड नेशन ने एक इंक्वायरी बैठाई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का एक विशेषज्ञ है जिसका नाम है टॉम एंड्रयूज। टॉम एंड्रयूज ने कहा कि यह तो नॉन रिफोलमेंट सिद्धांत का उल्लंघन है। नॉन रिफोलमेंट का मतलब है कि एक तरीके से जो यूनाइटेड नेशंस में जो पैरामीटर्स बने हैं कि रेफ्यूजी के साथ, यानी कि जो शरणार्थी है उनके साथ इस तरीके से नहीं किया जा सकता। ये भारत ने बहुत गलत किया है। यानी यूनाइटेड नेशंस ने अब भारत में इंक्वायरी बैठा दी है कि वास्तव में रोहिंग्या के खिलाफ ये किया गया है कि नहीं किया गया है। भाई कमाल की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन बांग्लादेश में जब हिंदुओं की हत्या की जाती है उस समय क्यों नहीं बोलता है? बलूचिस्तान में देखिए कितना बुरा नरसंहार कर रही है पाकिस्तान की फौज, उस समय भी नहीं बोलती है। खैर चलिए, आइए मैं थोड़ा सा रोहिंग्याओं के बारे में आपको बता देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि रोहिंग्या मामला क्या है, माजरा कौन है, ये रोहिंग्या मुस्लिम है कौन। तो यहां पर आप म्यांमार का मैप देख रहे होंगे। म्यांमार के मैप के वेस्ट साउथ में आपको रेड कलर का एक छोटा सा प्रांत दिखाई दे रहा होगा, हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। जिस तरीके से भारत में राज्य होते हैं ना, तो म्यांमार में उन राज्यों को प्रांत कहते हैं। इस प्रांत को दोस्तों रखाइन प्रांत कहते हैं या अराकान प्रांत कहते हैं। ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है दोस्तों, और इसी रखाइन प्रांत में जो मुस्लिम रहते हैं उन्हीं को ही रोहिंग्या मुस्लिम कहते हैं। म्यांमार स्पष्ट तौर से कहता है कि हमारी ये नागरिक नहीं है, ये बांग्लादेश के भगोड़े हैं, बांग्लादेश से भागकर ये हमारे देश में रह रहे हैं और ये हमारे नागरिक ही नहीं है। इसी वजह से नंबर ऑफ टाइम्स म्यांमार के लोगों में और इन रोहिंग्याओं में कई बार मारपिटाई हुई है, ठीक है, कई बार दंगे भी हुए हैं म्यांमार के अंदर, क्योंकि ये रोहिंग्या कई बार म्यांमार के अंदर इलीगल एक्टिविटी में पाए गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, म्यांमार में लगभग 88% जो जनसंख्या है वो बौद्ध धर्म की अनुयायी है और ये ठहरे रोहिंग्या मुस्लिम। तो इनके जो धर्म का हिसाब अलग है और बौद्ध धर्म बिल्कुल अलग है। तो धर्म के वजह से इन दोनों में नंबर ऑफ टाइम्स दंगे हुए हैं। 2012 और 2017 का तो दंगा दुनिया जानती है। वैसे मैं आपको बता दूं, 1982 के अंदर म्यांमार सरकार ने एक नागरिकता कानून बनाया था, जिस नागरिकता कानून के तहत म्यांमार सरकार ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि रोहिंग्या जो मुस्लिम है ये हमारे नागरिक ही नहीं है। इसके अलावा 2017 में कई सारी इलीगल एक्टिविटीज में म्यांमार में पाए गए, जिसकी वजह से म्यांमार की फौज ने, सेना ने इन पर एक्शन लिया था।
जब फौज ने इन पर एक्शन लिया तो ये वही यूनाइटेड नेशंस है जो कभी नहीं बोलता बांग्लादेश पे, जो कभी नहीं बोलता बलूचिस्तान पर। इस यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि भाई ये तो नरसंहार है, ये तो जातीय सफाई है, यानी कि इथनिक क्लिंजिंग है, यानी कि ये बहुत गलत कर रही है म्यांमार की सेना। अब दोस्तों जब रोहिंग्याओं पर जबरदस्त एक्शन लिया इस म्यांमार सरकार ने, तो रोहिंग्या जो थे रखाइन प्रांत से भागकर अलग अलग देशों में भागने लगे। ये बांग्लादेश गए कुछ भागकर, कुछ भारत में आए और कुछ मलेशिया में आए। वैसे मैं आपको बता दूं, जिस डेटा का अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, स्पष्ट रूप से पता नहीं है, ये एक अनुमानित डेटा है। कहा तो ये जा रहा है कि भारत में करीबन 40,000 रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं जो हैदराबाद, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में निवास करते हैं। अब इन 40,000 में से लगभग 22,500 यूएनएचसीआर सर्टिफाइड है। यूएनएचसीआर सर्टिफिकेशन क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। अब देखो ये भारत में रह रहे हैं, भारत में भी नंबर ऑफ टाइम्स इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इन रोहिंग्याओं पर भारत नंबर ऑफ टाइम से कह रहा है कि ये भारत में नहीं रहने चाहिए, ये अवैध प्रवासी हैं, हम इनको तुरंत ही वापस भेजेंगे। अब जो दुनिया के जो 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो जैसे इनको भारत से बाहर भेजने की भारत सरकार बात करती है तो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, कहते हैं नहीं ये तो गलत है, ये तो अमानवीय है और अस्वीकार्य, इस तरीके से तो मारे जाएंगे। लेकिन अगर इन 56 मुस्लिम देशों की बात करूं तो यहां पर कितने रोहिंग्या रह रहे हैं और उन 56 मुस्लिमों वे किस तरीके से ट्रीट करते हैं रोहिंग्या की, उनके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए दुनिया का मुस्लिम देशों का जो माई बाप है उसका नाम है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब में जो 1980 से लेके 1990 तक जो रोहिंग्या चले गए वो चले गए, लेकिन 1990 के बाद जो भी रोहिंग्या वहां पर जाता है उसको तुरंत ही जेल की हवा खिला देता है सऊदी अरब। सऊदी अरब कहता है हम नहीं यहां रख सकते भैया अपने यहां पर, ये इलीगल एक्टिविटी करते हैं, मतलब तुम्हारे यहां इलीगल एक्टिविटी करेंगे तो तुम जेल की हवा खिलाओगे, इनको वापस भगा दोगे। और भारत में तुम कहते हो कि भारत को इनको रहने के लिए जगह देनी चाहिए, परमिट देना चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको दुनिया के माई बाप सऊदी अरब का। और सऊदी अरब में जितने भी 56 देश हैं ज्यादातर का यही कहना है कि ये हमारे यहां पर नहीं रह सकते, ये इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो अगर जिसके बारे में अभी कोई स्पष्ट तौर से नहीं पता है कि वास्तव में भारत ने ऐसा किया है कि नहीं किया है कि 43 रोहिंग्या मुसलमानों को उठाकर म्यांमार के समुद्र में फेंका है कि नहीं फेंका, जिस पर यूनाइटेड नेशन ने इंक्वायरी बैठा दी, इसका कुछ नहीं पता है। लेकिन अब दुनिया के जो 56 देश हैं उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया यूनाइटेड नेशंस के साथ, तो अपने यहां रख लो, तुमको किसने मना किया? अपने यहां नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके यहां भाई उनका जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उस पर क्वेश्चन मार्क होता है, और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी का कुछ नहीं। आइए थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए भारत में भी ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं कई बार नंबर ऑफ टाइम्स इलीगल एक्टिविटी में मिले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भी कुछ दिन पहले एक आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ था जिसमें 142 स्लीपर मॉड्यूल्स को नष्ट किया गया था, और इन 142 स्लीपर जो मॉड्यूल्स थे इसमें से दोस्तों कुछ तो रोहिंग्या थे, कुछ बांग्लादेशी थे। इसके अलावा दिल्ली में जो मानव तस्करी है, जो मानव के अंग जैसे किडनी हुआ, लीवर हुआ, हार्ट हुआ, इनकी जो तस्करी करते हैं उसमें भी ये रोहिंग्या शामिल थे। मतलब उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हर जगह किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मिले हैं दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूएनएचआरसी के बारे में बताया, तो यूएनएचसीआर क्या है, सॉरी यूएनएचसीआर क्या है, तो यूएनएचआरसी नहीं यूएनएचसीआर क्या है। तो देखिए यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म बता देता हूं, ये है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। बेसिकली इन्होंने क्या किया है, कुछ रोहिंग्या को भारत के अंदर 40,000 में से लगभग 22,500 रोहिंग्या को एक आई कार्ड दे रखा है, तो इनको बोला जाता है यूएनएचसीआर सर्टिफाइड रोहिंग्या। मतलब ये भारत में शरणार्थियों के तौर पर रह सकते हैं, लेकिन भारत कहता है कि भाई हम तो इनको रहने नहीं देंगे। भारत इन रजिस्टर्ड जो आईडी है, जो रजिस्टर्ड रोहिंग्या है, इनको मानता ही नहीं है, कहता भारत कि हम इनको यहां पर बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। अब जो भारत के अंदर जैसी, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने अभी बाहर कराया कि 43 को बाहर म्यांमार में फेंका है कि नहीं फेंका, मैं होता पर्सनली तो फेंक देता इनको। भारत के रिसोर्सेज पर इनका क्या अधिकार है? क्यों 56 देश अपने यहां नहीं रखते? क्यों यूनाइटेड नेशंस इनको इनकी सपोर्ट करता? भारत से क्यों चाहता है? लेकिन भारत के वकीलों ने क्या किया यार, उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। भारत के कुछ वकीलों ने जो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करी है उसमें उन्होंने कहा है कि जो 43 रोहिंग्याओं को जो छोड़ा गया है म्यांमार के समुद्र के अंदर, उनको बाकायदा वापस बुलाया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। इसके अलावा उन हर पीड़ित को 50 लाख रुपए दिया जाए और भारत में रहने के लिए उनको परमानेंट, ठीक है, क्या करे, निवास का परमिट प्रदान करे। भाई वाह, बहुत बढ़िया, कमाल हो रही है। और इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को करेगा। कब करेगा? 31 जुलाई को। मतलब हमारे रिसोर्सेज पर इनका अधिकार। क्या भारत में भुखमरी नहीं है? क्या भारत में शिक्षा बहुत ऊंचे दर्जे की है? क्या भारत में सबको स्वास्थ्य सुविधा फ्री में मिल रही है? अगर मिल रही है तो वकील साहब
आ जाओ, हम दे रहे हैं, इनको देने के लिए तैयार हैं। अरे भारतीय लोगों को ढंग से अभी शिक्षा नहीं प्रॉपर तरीके से मिल रही है, स्वास्थ्य के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए, जब कभी जाके एम्स में देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और हम इनको यहां बैठा लें अपने ऊपर, इनको यहां जगह दें। तो आपसे हम हाथ जोड़ते हैं। और रही बात यूनाइटेड नेशंस की, तो कौन होता है यूनाइटेड नेशंस? हमारे देश के बारे में बताने के लिए। हम एक सॉवरन कंट्री हैं, हम एक स्वतंत्र मुल्क हैं, अपने डिसीजन हम खुद से ले सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने अब भारत पर इंक्वायरी बैठाई है कि क्या वास्तव में हमने ऐसा किया है कि नहीं किया है। दोस्तों वैसे आपको बता दूं मैं, गृह मंत्रालय का क्या रुख है इन यूएनएचसीआर कार्ड धारकों के पास, जिनके पास भी ये यूएनएचसीआर आई कार्ड है, उन रोहिंग्याओं के बारे में भारत सरकार कहती है, गृह मंत्रालय कहता है कि हम ऐसे किसी यूएनएचसीआर रजिस्टर्ड जो कार्ड धारक रोहिंग्या है उनको मान्यता नहीं देते हैं। ये भारत में अवैध प्रवासी और उनको बाहर निकालेंगे। भारत ने स्पष्ट तौर से कहा है कि 1951 के शरणार्थी सम्मेलन यानी जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उस पर हमने कभी हस्ताक्षर ही नहीं किए, तो हम इनको अवैध प्रवासी मानते हैं जिनको हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अगर भारत सरकार ने ऐसा किया भी है तो मैं पूरा वेलकम करता हूं, बड़ा शानदार काम किया है। एक को नहीं, 43 को नहीं, सारों को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। लेकिन पता नहीं यूनाइटेड नेशंस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अरे थोड़ा सा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी बोल दिया करो, बलूचिस्तान पर ही बोल दिया करो, दुनिया में कहीं पर भी अगर हिंदुओं पर कोई अत्याचार हो रहा है तो इस यूनाइटेड नेशंस के मुंह पर टेप लग जाती है। लेकिन एक अवैध प्रवासी जो भारत में इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भारत के रिसोर्सेज पर ना चाह के भी हमला कर रहे हैं, उनके लिए आप तुरंत बोल रहे हैं। तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या भारत ने सही किया है? क्या यूनाइटेड नेशंस की जो इंक्वायरी है, क्या वो इंक्वायरी को भारत करना देना चाहिए भारत को? क्या भारत को इसको रोकने में आगे नहीं बढ़ना चाहिए? और यह भी बताइएगा, क्या समय आ चुका है अब यूनाइटेड नेशन से भारत को बाय बाय कह देनी चाहिए, यानी कि अब हमें यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन डे बाय डे, दिन प्रतिदिन अपनी जो वैल्यू है उसको डाउन कर रहा है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है, तो हिंदी माध्यम के लिए निर्णय आईएएस लेके आया ऑफिसर बैच 2026। इसके कुछ फीचर्स बता देता हूं दोस्तों। यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होती है एक्सपर्ट्स के द्वारा। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख सकते तो वीडियो जो उसका रिकॉर्डेड वर्जन है वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। जो सबसे ज्यादा इसका महत्वपूर्ण फीचर है जो मुझे पसंद है वो है 1-to-1 मेंटरशिप्स। एक्स आईआरएस रवि कपूर सर की देखरेख में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल कीजिए, सब्सक्रिप्शन फीस में आपको छूट मिलेगी। और अगर आप कोर्स भी ज्वाइन नहीं करते हैं और गूगल फॉर्म फिल करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर आईएएस लेवल के आपको करंट अफेयर्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। एक रिक्वेस्ट और है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, इससे आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पर दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।